Hello friends, myself Chintan. I am a mean stack developer और इस नोड जेएस के बेसिक्स इंट्रोडक्शन में हम आपको बताएंगे इस नोड जेएस के कोर्सेज में कि क्या क्या बेसिक्स चीज़ें आपको आनी चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे थोड़ा बहुत जावा स्क्रिप्ट से फेमिलियर होंगे इस पर्टिकुलर इंट्रोडक्टरी कोर्स में, ताकि आप नोड जेएस के अगले ट्यूटोरियल्स को बहुत अच्छे से और बहुत ईजीली अंडरस्टैंड कर सकें. So let's start with the topic. This particular course is brought to you by myexcelclass.com. So please visit this site and watch many more interesting tutorials available on this particular site. इस पर्टिकुलर साइट पर बहुत सारे और भी ट्यूटोरियल अवेलेबल हैं, तो आप अपनी चॉइस के अनुसार, आप अपनी इंटरेस्ट के हिसाब और भी कोर्सेज़ को चूज़ कर सकते हैं. लेकिन यहाँ पे हम नोड जेएस के बारे में पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द नोड जेएस बेसिक्स. नोड जेएस बेसिक्स, नोड बेसिक्स बेसिकली ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं. अगर आप थोड़ा बहुत भी प्रोग्रामिंग को आपने पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत भी, तो आप इसको बहुत ईजिली इस चैप्टर को ग्रैब कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ एक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, एक इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ रहे हैं प्रोग्रामिंग का. क्योंकि अगर मैं यहाँ पे ये मान के चल रहा हूँ कि अगर आप बहुत ज़्यादा जावा स्क्रिप्ट से, क्योंकि नोड जेएस अपने आप में जावा स्क्रिप्ट पे बेस्ड है, तो बहुत V8 जावा गूगल क्रोम का एक V8 इंजन है, उस पर बेसिकली रेयान डालने उसको और इम्प्रूव करके बनाया है नोड जेएस को. तो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग हम इसमें लिखते हैं, और बहुत तेज़, क्योंकि ये सिंगल थ्रेडेड होती है. नॉन ब्लॉकिंग इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस हम इसमें परफॉर्म कर सकते हैं, तो बहुत फास्ट होती है ये, जो हम जैसे एडवांस या मिड लेवल के कोर्सेज में हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये चीज़ें आपको और बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगी. बट इस पर्टिकुलर ट्यूटोरियल के लिए यहाँ हम बहुत ही बेसिक सी चीज़ें नोड जेएस के बारे में पढ़ेंगे, जो मोस्ट ऑफ द स्टफ इज़ ओनली रिलेटेड टू द प्रोग्रामिंग वर्ल्ड. सो आई होप यू विल एंजॉय दिस ट्यूटोरियल एंड दिस होल कोर्स ऑफ नोड जेएस. क्योंकि नोड जेएस आजकल आप जानते होंगे बहुत ही ज़्यादा हाई इन डिमांड है, बहुत बड़ी बड़ी साइट्स में यूज़ हो रही हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप शॉपिंग कार्ट के एग्ज़ाम्पल लें तो मंत्रा, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, ये सब नोड जेएस पे काम करती हैं. अगर आप पेपाल आपने यूज़ किया हो तो पेपाल भी बहुत ज़्यादा, पेपाल ने अपना बेसिकली कोड माइग्रेट किया था नोड जेएस में, वो काम करती है. तो जहाँ पर भी हमें जब भी बहुत सारे ऐसे फेसबुक के गेम्स हैं जिनका बैकएंड जो है नोड जेएस में ही, नोड जेएस ही हैंडल करती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉन्करेंट प्रोसेसेस वगैरह होते हैं, उन सब जगहों पे हम नोड जेएस को बेसिकली यूज़ करते हैं, क्योंकि ये इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग है. तो ये सब इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग, ब्लॉकिंग, नॉन ब्लॉकिंग कोड, इन सब के बारे में हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में या नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे नोड जेएस के. बट इस पर्टिकुलर बेसिक्स ट्यूटोरियल में हम सिर्फ और सिर्फ वो बेसिक पढ़ेंगे जो नोड जेएस सीखने में आपको मदद देगी. यानी कि एक बहुत ही प्रिलिमिनरी कोर्स है. जैसे अगर हम ABCD पढ़ना मान लीजिए हम इंग्लिश लिखना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले ABCD आनी चाहिए. तो ये इस तरीके का कोर्स है जो सिर्फ और सिर्फ आपको बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे देगा. इसके बाद आप फर्दर थोड़ा और इस कोर्स को पढ़ेंगे, थोड़ा और अंडरस्टैंड करेंगे, तो आप बहुत ज़्यादा, ये पर्टिकुलर कोर्स आपका नोड जेएस एनवायरनमेंट से आपको फेमिलियर कराएगा, और आप बहुत ज़्यादा इस कोर्स से बेनिफिटेड होंगे, और आप बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज़ में भी फिर ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि नोड जेएस के स्किल डेवलपर्स इस समय बहुत कम हैं. तो आई होप कि यू विल एंजॉय दिस ट्यूटोरियल. So let's start with the beginning of the tutorial, defining variables. नोड, जैसा कि आप प्रोग्रामिंग में जानते होंगे, हम वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं. वेरिएबल्स बेसिकली एक तरीके का, अगर आप समझते हैं, तो एक तरीके का प्लेस होल्डर होता है जो किसी वैल्यू को कंटेन करता है अपने अंदर. और हम डिफरेंट टाइप्स के
डेटा टाइप्स हम इनके अंदर स्टोर कर सकते हैं किसी एक वेरिएबल में। अगर आप सी या सी प्लस प्लस आपने पढ़ी होगी तो आपको पता होगा देयर आर टू मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेटा टाइप्स। बहुत अलग अलग तरीके के डेटा टाइप्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग डेटा टाइप होता है, न्यूमेरिक डेटा टाइप होता है, बूलियन डेटा टाइप होता है, एरे डेटा टाइप होता है, और ऑब्जेक्ट्स भी कई बार डेटा टाइप्स में आते हैं। यहाँ पे हम तो अगर हम अगर या सी प्लस प्लस या जावा में अगर आप बात करें तो वहाँ पे हमें डिक्लेयर करना होता है कि हमारा वेरिएबल का टाइप क्या है, यानी कि जो हमारा प्लेस होल्डर है जिसे हम वेरिएबल कहते हैं वो किस टाइप का डेटा अपने अंदर कंटेन कर सकता है। यानी कि हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर एक फ़िक्स टाइप का हमें कंटेनर डिफ़ाइन करना होगा कि इस पर्टिकुलर कंटेनर में क्या चीज़ें जाएंगी, क्या हम वैल्यू स्टोर करा सकते हैं। वेरिएबल्स इनको हम प्रोग्रामिंग में कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने डिफ़ाइन कर रखा है वेर एज इक्वल्स टू 29। तो जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि 29 एक नंबर है। अगर हम सी या सी प्लस प्लस पढ़ रहे होते हैं या जावा पढ़ रहे होते हैं तो हमें यहाँ पे पहले हमें देना पड़ता इंट एज इक्वल टू 29, जो ये डिक्लेयर करता कि ये एक इंटीजर टाइप का डेटा टाइप है। इंटीजर्स मुझे लगता है आप लोगों को मालूम ही होंगे, जैसे 1 2 3 4, और डबल्स बेसिकली हम उन या फ्लोट्स हम उनको बोलते हैं जो डेसिमल वैल्यू को कंटेन करते हैं, जैसे कि 24.34, 0.99, ये सारी फ्लोट वैल्यूज़ हैं। और जो इंटीजर्स होते हैं वो प्योर न्यूमरल्स होते हैं विदाउट डेसिमल्स। सो आई होप एज जैसा कि एक न्यू नंबर होता है, वो कभी इंटीजर या फ्रैक्शन में नहीं होता। तो यहाँ पे मैंने बताया कि एक वेरिएबल एज है, जो फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी एज जैसे 29, लेट्स से माई एज इज़ 29, तो मैंने अपनी यहाँ पे एज डिफाइन कर ली। वेर नेम इक्वल टू चिंतन। जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेटा टाइप होते हैं। तो अब आप ये देखिए कि यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग डिफ़ाइन करी है। स्ट्रिंग बेसिकली हम या तो सिंगल कोट्स में डिफ़ाइन करते हैं या डबल कोट्स में डिफ़ाइन करते हैं इस तरीके से, लेकिन ये इनवैलिड होगा, यानी एक सिंगल और एक डबल, या फिर एक डबल या फिर एक सिंगल, या तो वो दोनों ही अगर हमें स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप डिफ़ाइन करना है। जबकि जावा स्क्रिप्ट में हम कभी भी डेटा का टाइप नहीं डिफ़ाइन करते हैं, हम सिर्फ वेरिएबल का नाम वेर कीवर्ड से, जैसे कि अगर आप यहाँ पे देख रहे हो हम सिर्फ सारे एग्जांपल में हमने वेर लगा दिए हैं। ये थोड़ा टाइपो हो गया मुझे लग रहा है, ये शॉर्ट में होता है। तो जैसा कि अगर यहाँ पे हम यहाँ पे थे, मैंने अपना नाम चिंतन यहाँ पे लिखा हुआ है, तो अब आप देख सकते हैं कि नेम टाइप ऑफ डेटा टाइप यहाँ पे स्ट्रिंग डेटा टाइप, इसको भी हम सिंपल नेम वेर से डिनोट कर सकते हैं। फिर आप नेक्स्ट देखते हैं मेल। यहाँ मैंने जेंडर डिफ़ाइन कर दिया है। अगर मैं ये करता, मान लीजिए मुझे स्ट्रिंग में यहाँ पे मैं सिर्फ ये चेक करा रहा हूँ कि मेल है या फीमेल है, मेल है तो ट्रू है, फीमेल है तो फॉल्स हो गया। तो फिर यहाँ पे, या फिर अगर हम स्ट्रिंग टाइप का अगर हम इसको सेव होना चाहते हैं तो हम इसको कुछ इस तरीके से सेव करा सकते थे कि जेंडर इक्वल टू मेल, या फिर मेल हो गया फीमेल हो गया, इस तरीके से हम इसको करा सकते थे। या फिर हम सिंपल एक कैरेक्टर भी डिफ़ाइन कर सकते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल जेंडर है फीमेल के लिए, एम हो गया हमारा मेल के लिए, तो हम सिंपल। बट यहाँ पे हमने ट्रू और फॉल्स एक तरीके का, अगर आपको पता हो तो ये एक तरीके का बूलियन डिफ़ाइन कर दिया है मैंने कि ये इसकी वैल्यू ट्रू है। इस तरीके से हमने जेंडर को ट्रू डिफ़ाइन कर दिया,
क्योंकि इस समय प्रोग्रामेटिकली एक तरीके का बूलियन वेरिएबल है ट्रू, या अगर मान लीजिए कोई सी फीमेल का होता तो हम उसको फॉल्स लिख देते हैं। इस तरीके से हम उसको यहाँ पे डिफाइन करते हैं हॉबीज़। अब इस वेरिएबल को देखिए, इसको मैंने जब हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स, इन तरीके के ब्रैकेट्स को हम स्क्वायर ब्रैकेट्स कहते हैं क्योंकि ये स्क्वायर ब्रैकेट शेप में है। तो अब एक आदमी की या मेरी मल्टीपल हॉबीज़ हैं, जैसे मैं क्रिकेट भी खेलता हूँ, मुझे चेस भी पसंद है, सुडोकू भी पसंद है, एंड XYZ। आप लोगों की भी मुझे लगता है मल्टीपल हॉबीज़ होंगी, ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ एक ही हॉबी होगी। तो जब मल्टीपल डेटा सेट्स होते हैं हमारे पास, एक ही सिमिलर काइंड ऑफ डेटा सेट्स होते हैं, तो हम जो है उसको बेसिकली हम हॉबीज़, जैसे मैं एक एरे बना रखी है मैंने, तो हम उसको एरे में स्टोर कराते हैं। सिमिलर काइंड ऑफ डेटा सेट्स हम उन्हें एक एरे में डिफ़ाइन करा देते हैं कि जैसे अब मेरी यहाँ पे हॉबी थी, मल्टीपल हॉबीज़ हैं। आप लोगों की बैडमिंटन हो सकती है, किसी की बास्केटबॉल हो सकती, किसी की रेसलिंग हो सकती है। तो मल्टीपल डेटा टाइप्स की आप हॉबीज़ अगर आप सिमिलर तरीके की सेव कराना चाहते हैं तो आप उसको एक एरे में डिफ़ाइन कर सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि अगर आप सिर्फ इतना भी छोड़ देंगे तो ये भी एक वैलिड डेटा टाइप है। यानी कि अगर आपकी कोई हॉबी नहीं है तो आप इसको ब्लैंक भी डिक्लेयर कर सकते हैं। एक और तरीका होता है एरे डिफ़ाइन करने का, वो ये होता है एरे। इस तरीके से भी हम जावास्क्रिप्ट में एरे को डिफ़ाइन करते हैं। बट यहाँ पे मैं आप लोगों को यही सजेशन दूंगा इस पॉइंट पे कि इस पर्टिकुलर चीज़ का आप लोग बहुत कम ही यूज़ किया करिए, क्योंकि जब आपको पता हो कि आप किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं या किस तरीके से, क्योंकि इसका सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो ये होता है कि जब हम इनिशियलाइज़ करते हैं तो ये बेसिकली एक ऑब्जेक्ट तरीके का हमारा डेटा टाइप है। हमने एक ऑब्जेक्ट डिफ़ाइन कर दिया, ठीक है। और कई बार हम कुछ इस तरीके का कोड करते हैं कि हमारा गार्बेज कलेक्शन जो होता है मेमोरी को डी एलोकेट नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे हम थोड़ा परफॉर्मेंस के इश्यूज़, मेमोरी लीक्स वगैरह को कई बार फेस करते हैं। जब आप इसको पढ़िए जावास्क्रिप्ट, तो उसमें मेमोरी लीक्स, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन, ये सारे टॉपिक क्लियर होते हैं। बट अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि आप इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट्स का जहाँ तक हो सके आप स्क्वायर ब्रैकेट्स में ही डेटा को सेव करें। नेक्स्ट है, ये बहुत आपको समझने की ज़रूरत है, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये एक नए तरीके का डेटाबेस है जिसमें अगर आप देख रहे हैं हमने करली बेसिस के अंदर मैंने अपना प्रोफेशन और लोकेशन, यहाँ पे देखिए मैंने एक प्रोफेशन में इंजीनियरिंग डाल रखा है, लोकेशन डाल रखा है और एक नोएडा डाल रखा है। तो यहाँ पे अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल एक इंफॉर्मेशन को मल्टीपल तरीके का डेटा सेट्स है, जैसे कि मान लीजिए अगर मैं इसी को ही, ये कलेक्शन यहाँ पे जो मैंने बनाया है, इसी को ही मैं अगर एक एज एन ऑब्जेक्ट सेव कराना चाहूँ जिसमें मैं एज, नेम, जेंडर, हॉबीज़ और इन्फो डिक्लेयर करना चाहूँ, तो मैं वाया ऑब्जेक्ट्स इसको कर सकता हूँ कि एक ऑब्जेक्ट बनाऊँगा जो मल्टीपल चीज़ों को होल्ड कर सकती है। जैसे कि इस केस में प्रोफेशन इंजीनियरिंग मैंने रखा, लोकेशन मैंने अपनी नोएडा डाली है, और अगर मान लीजिए इसी में मुझे अपनी एज भी सेव करानी होती तो मैं इस तरीके से कर देता, जो कि एक वैलिड डेटा टाइप है। यानी कि यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग पास कराई, यहाँ पे मैंने एक नंबर पास कराया, यही नहीं मैं और आगे देख सकते हैं जेंडर भी पास करा सकता हूँ। मान लीजिए इस केस में मैं ट्रू फॉल्स बूलियन से ही सेव करा रहा हूँ, अगर मेल है तो ट्रू है। और सिर्फ यही नहीं
बल्कि यहाँ पे मैं, अगर आप गौर करिए तो यहाँ मैं हॉबीज़ नाम के एक एरे भी डिफ़ाइन कर सकता हूँ, जो अपने आप में खुद एक और ऑब्जेक्ट कंटेन कर सकती है, खुद इस तरीके से हो सकती है। अब आपने यहाँ पे देखा कि इसलिए हम जब भी यहाँ Node.js में या जावास्क्रिप्ट में प्रोग्रामिंग करते हैं, हम मोस्ट ऑफ द टाइम हम ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा अब आप देख रहे हैं बेनिफिट कि इसमें आपका मल्टीपल डेटा टाइप्स आ जाते हैं और आप बहुत सारी वैल्यूज़ को एक ही ऑब्जेक्ट में स्टोर करा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी पढ़ते हैं जावास्क्रिप्ट में। तो हम एक ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल अगर हमारा एक ऑब्जेक्ट है तो उसके मल्टीपल एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। तो हम आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि क्यों हम ज़्यादातर चीज़ों को ऑब्जेक्ट्स में रखते हैं, क्योंकि एक पर्सन के अगर आप अपने को एज एन ऑब्जेक्ट कंसिडर करो तो आपके बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी एज, आपकी हाइट, आपका कलर, आपका वेट, आपका जेंडर और भी बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। आपकी स्टडीज़ कहाँ से हुई, आपके कॉलेज का नाम, आपकी इंफॉर्मेशन, मदर फादर, ये सारी चीज़ें आप एक ऑब्जेक्ट में ही रख सकते हैं। तो आई होप दिस थिंग इज़ क्लियर टू यू नाउ। यहाँ पे एक चीज़ मैंने यहाँ बताई है कि इन जनरल वी कैन डिक्लेयर अ वेरिएबल नेम with any name, but you must avoid usage of JavaScript keywords. This is the list of Java keywords to avoid. हम जनरली प्रोग्रामिंग पर्सपेक्टिव में और एक जनरल, सिर्फ ये Node.js में नहीं बल्कि किसी भी एक जनरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर हम बात करें या कोडिंग प्रैक्टिसेस की बात करें, तो हमेशा हमें कीवर्ड जो कुछ सेट्स होते हैं किसी भी लैंग्वेज के, उनको हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे मल्टीपल मैंने डिफ़ाइन कर दिए हैं ये कीवर्ड्स, जैसे ब्रेक हुआ, न्यू हुआ, रिटर्न हुआ, केस हुआ हमारा। तो इस तरीके की मल्टीपल जो हमारे पास कीवर्ड्स हैं हमें अवॉइड करना चाहिए, जहाँ तक के हो सके कि हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। और मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंसेस से बता रहा हूँ कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपको सच में इनमें से कोई कीवर्ड की एकदम ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इट्स बेटर कि आप थोड़ा इनको अवॉइड करिए और ऑलवेज़ फॉलो द बेस्ट प्रैक्टिसेस। तब क्योंकि मान लीजिए अदरवाइज़ आप इनको यूज़ करते हैं और कहीं पे आप कुछ भूल जाते हैं और नहीं इनको स्प्लिट करते हैं, नहीं इन चीज़ों को हैंडल करते, तो आपको हो सकता है बाद में अपने कोड में ही, अगर आपको नहीं तो कोई दूसरा अगर इस पर्टिकुलर आपके प्रोजेक्ट पे काम करे तो उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती हैं। इसलिए हम एज अ जनरल प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट हम यूज़ ऑफ कीवर्ड्स हम हमेशा अवॉइड करते हैं, हम हमेशा इस चीज़ से बचते हैं, हमें नहीं करना चाहिए। ये एक पर्टिकुलर लिस्ट सेट है, आप इसको चेक कर सकते हैं। ये बेसिकली कोई Node.js की नहीं, क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट की पे ही बेस्ड है Node.js, तो ये कॉमन जावास्क्रिप्ट की ही कीवर्ड्स हैं, इनसे हमें बचना चाहिए। कई बार अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, कमेंट्स बेसिकली हम कहाँ पे यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं। अगर हमें कोई भी चीज़, फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से, अगर हमें मान लीजिए हम चाहते हैं किसी हम बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, अब प्रोजेक्ट तो बहुत टाइम के लिए चल सकता है और किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन या मेथड को हम चाहते हैं कि कमेंट आउट हम बाद में क्रिएट करना चाहें, या किसी एक फंक्शनैलिटी को फॉर द टाइम बीइंग हम बंद करना चाहें कि जिसे हम बाद में हम ओपन कर दें, या हम बाद में कोई दूसरा अगर डेवलपर काम कर रहा हो तो वो समझ सके कि ये चीज़ों को क्या डिफ़ाइन कर रहा है। अब जैसे कि इस केस में ही है where P1 P2 P3 P4, अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूँ पर्सन P1 पर्सन P2
पर्सन P3, पर्सन P4। तो इनसे आप एक गेस नहीं लगा सकते हैं ये कि बेसिकली पर्सन नेम 1 2 3 4 क्या हो सकता है। ये पर्सन का पूरा एक ऑब्जेक्ट भी स्टोर कर सकते हैं वेरिएबल्स, या ये रिफ़र कर सकते हैं सिंपल नेम को या पर्सन की एज को। अगर हमारा नेम हो तो हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, पर्सन नेम, पर्सन नेम, पर्सन। यहाँ पे एक चीज़ मैं बस आप लोगों को बताना चाहूँगा, एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा कि इस तरीके की नेम स्पेसिंग को हम जनरली कैमल केसिंग कहते हैं, कि कैमल केस में हमें लिखना, यानी सबसे पहला जब वेरिएबल वेर से जस्ट बाद वाला जो रहेगा, सबसे पहला वर्ड जो होगा वो हमेशा स्मॉल में होगा और नेक्स्ट कमिंग हमेशा कैपिटल में होंगे। ये एक जनरल कन्वेंशन है, कोई ये मैंडेटरी नहीं। अगर मैं चाहूँ ऐसे भी लिखना तो लिख सकता हूँ, बट एज एन स्टैंडर्ड या हम एक कन्वेंशन के तौर पे कह सकते हैं कि जावास्क्रिप्ट में इस तरीके का कन्वेंशन फॉलो किया जाता है। कैमल केसिंग स्पेसिंग हम इसको बोलते हैं। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने पर्सन नेम 1, पर्सन नेम 2, पर्सन नेम 4 रखा, मल्टीपल पर्सन नेम्स रखे हैं। बट अगर हम पर्सन नेम, तो देखिए कहाँ हमारा P1 था इनिशियली हमारा, एक तो हमने इतना सारा लिख दिया, और ये सिर्फ एक तरीके के प्लेस होल्डर्स हैं। कमेंट्स हमें यहाँ पे बेनिफिट कर सकते हैं कि अगर इस पर्टिकुलर लाइन के डिक्लेरेशन से पहले जस्ट हम अगर ये डिक्लेयर कर दें कि नेम ऑफ पर्सन्स, तो अब आपको यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि इससे कोई भी अगला पर्सन जो प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हो उसे कितने हेल्पफुल हो जाएगा, वो ये चीज़ समझ सकता है कि P1 P2 P3 P4 नेम ऑफ पर्सन्स को डिनोट कर रहे हैं। तो इसलिए हम कमेंट्स को जनरली डालते हैं ताकि दूसरे लोग भी, या अगर कल को हम क्योंकि बहुत ज़्यादा कोड कर रहे हैं 2 महीने बाद अगर हम उस कोड को फिर से पढ़ें तो एक रीडेबल फॉर्म में हो, एक ऐसे फॉर्म में हो जिसे हम समझ सकें। तो जनरली हम कमेंट्स, कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं होती है यूज़ करने की, बट फिर भी इन जनरल प्रैक्टिस हम कमेंट्स हमेशा हमें यूज़ करना चाहिए। एरिथमेटिक ऑपरेशंस पे आते हैं। अगर हम वेर A, B अगर हम करते हैं तो यहाँ पे आप इस तरीके से, अब आपको समझ में आएगा कि हम वेरिएबल्स को डिफ़ाइन कर सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम वेरिएबल्स का नेम हम यहाँ दें तो हम यहीं पे उसको डिफ़ाइन भी करें, कि यानी इसकी वैल्यू को हम डिफ़ाइन करें। हम इसको कभी और बाद में, मान लीजिए यहाँ हमने डिफ़ाइन करा, फिर हम लेटर स्टेज पे हम उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। जैसे कि इस जगह पे मैंने A को इंटीजर 10 वैल्यू दे दी, B हमारा 5.4 एक फ्लोट टाइप की वैल्यू है। लेकिन यहाँ पे बस एक चीज़ आपको ध्यान देने की ये है कि A और B जब तक अभी डिफ़ाइन नहीं किए गए हैं तब तक अगर आप इनकी वैल्यू को प्रिंट कराएंगे, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इस केस में हम देखें, अगर हम देखें कि एक सीक्वेंस हमारा कोड रन कर रहा है, तो यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन है कि यहाँ पे वैल्यू ऑफ A क्या आएगी, क्या ये कंसोल कराएगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस केस में अभी हमारा A क्योंकि अनडिफाइंड है, इसकी कोई भी वैल्यू नहीं आई है, तो ये अनडिफाइंड ही यूज़ करेगा, रिटर्न करेगा हमें। तो यहाँ पे इसलिए जनरल प्रैक्टिस में अगर हम कभी ऐसे करते हैं तो हमें वहीं के वैल्यू हम डिफ़ाइन भी कर देते हैं। आप इस तरीके का भले एक मैं कहूँगा कन्वेंशन ले सकते हैं अगर आपको
पे मैंने 2 बार वैर लिखने की बजाय सिर्फ एक बार वैर इक्वल टू 10 लिखा और कॉमा लगाया। यहाँ मैंने सेमी कॉलन नहीं लगाया है बल्कि यहाँ पे मैंने कॉमा लगाया। तो इसके बाद अगर हम कॉमा लगाएंगे तो ये ऑटोमेटिक वैर ले लेगा, हमें फिर से वैर लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपने ये चीज़ देखी, इस तरीके से भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, बट फॉर द टाइम भी अभी मैं सिर्फ और सिर्फ इसको वैर ए कॉमा बी ही रखता हूँ। फिर हमने यहाँ लेटर द लेटर स्टेज ऑफ आवर कोड हमने ए और बी की वैल्यू को डिफाइन कर दी। मल्टीपल ऑपरेशंस हम इन पे परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि एडिशन आप लोगों को पता ही होगा। मान लीजिए अगर हम इसको कराना चाहें, ए की वैल्यू हमारी 10 है, बी की वैल्यू 5 है, तो यहाँ पे हमारा 15 कंसोल हो जाएगा। अगर हम सब्ट्रैक्शन फॉलो करना चाहें, ए माइनस बी करना चाहें तो ए माइनस बी हो जाएगा, इसे हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। कंसोल डॉट लॉग बेसिकली यह बहुत ज़्यादा यूज़ होगा प्रिंट कराने का। आप एक तरीके से कंसोल में आप समझ सकते हैं कि अगर हमें आउटपुट देखना है तो हम कंसोल डॉट लॉग कराएंगे। अगर हम प्योर जावास्क्रिप्ट की बात करते हैं तो वहाँ पे जनरली होता है डॉक्यूमेंट डॉट राइट, बट क्योंकि हम ये सर्वर साइड हैंडल करते हैं तो हमें ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि हमें कंसोल यानी कि हमें टर्मिनल में ही कंसोल कराना पड़ता है कि क्या डेटा आ रहा है हमारा, इसलिए हम कंसोल डॉट लॉग का यूज़ करते हैं। सो आई होप दिस इज़ अंडरस्टैंडेबल टू यू नाउ फॉर द टाइम बीइंग। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, डेट इज़ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में आप ये देख सकते हैं कि मैंने ए और बी नाम के 2 वेरिएबल रखे हैं और उन्हें सी में मैंने डिक्लेयर कर दिया। वो भी मल्टीप्लिकेशन, आप लोग मैथमेटिक्स से थोड़ा बहुत बेसिक मैथमेटिक्स जानते ही होंगे, तो प्लस बेसिक जो ऑपरेशंस होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, ये फॉलो करता है। एक और ऑपरेशन यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा, जो मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग में आपको मोस्ट ऑफ द टाइम आपको यूज़ आता है, वो उसको हम कहते हैं मॉड्यूलो। जो कि परसेंटाइल से यूज़ होता है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए मेरे पास 6 बाई अगर हम मान लीजिए 6/2 कर रहे हैं तो आंसर आएगा हमारे 3। अगर हम 6 मॉड्यूलो 2 कर रहे हैं तो आंसर आएगा हमारे पास 0। जी हाँ, बिल्कुल सही, ये मॉड्यूलो ऑपरेटर डिवीज़न ऑपरेटर नहीं होता है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात ये है, इसका आउटपुट इस बात से डिपेंड करता है कि नंबर कितनी उस बार उससे डिवाइड हो गया और जो रिमाइंडर बचा वो प्रिंट हो जाता है। यानी कि अगर यहाँ पे मैं 5 मॉड्यूलो 2 करता तो मेरा आंसर होता 4 तक के, तो वो डिविजिबल है ही, रेस्ट रिमाइंडर क्या बचता 1। अगर हमारा 7 मॉड्यूलो 4 है तो हमारा आंसर होगा 3। तो जो भी रिमाइंडर होगा हमारा वो बचता है। अगर यहाँ पे 8 होता तो पूरा का पूरा डिविजिबल है, कोई रिमाइंडर नहीं बचा, 0। तो ये एक और ऑपरेशन है जो जनरली हम एरिथमेटिक ऑपरेशंस में या हम कैलकुलेशन में अपने यूज़ करना करते हैं। तो मैंने सोचा कि ये आप लोगों को बता दिया जाए, क्योंकि इस मॉड्यूलो की आप बहुत ज़्यादा आप लोगों को प्रोग्रामिंग में यूज़ आप लोग कर सकते हैं इसको। सो आई होप दिस इज़
clear to you now. So now move on to the next slide कि हम कौन कौन से मैथमेटिकल फंक्शंस या और क्या क्या चीज़ें हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं मैंने एक वेर ए में वेर बी ले लिया। ये सिर्फ डमी वैल्यूज़ हैं, आप इनको कुछ भी ले सकते हैं। और मैं कहूँगा आप लोगों से आप मल्टीपल वैल्यूज़ लेके देखिए, खुद से ट्राई करिए, आउटपुट देखिए ताकि आप लोग और जल्दी समझें। तो ये वो सारी चीज़ें हैं। जैसे मैंने साइन ए, हम कॉस, मैक्स, SQRT स्क्वायर रूट को हमारे डिफ़ाइन करता है। तो अब यहाँ ये सारे मेथड्स हैं जो कि मैथ क्लास के अंदर डिफ़ाइन किए गए हैं। तो यहाँ पे अगर हम कोई भी मैथमेटिकल अगर मेथड यूज़ कर रहे हैं साइन कॉस, तो हम डायरेक्टली इसको इस तरीके से नहीं यूज़ कर सकते। हमें मैथ क्लास जो कि बाय डिफ़ॉल्ट ही ऑलरेडी लोडेड लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट के अंदर, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। उसके आप देख सकते हैं मैंने साइन कॉस मेथड यूज़ करा, एक मैक्स यूज़ करा, स्क्वायर रूट आपको मालूम नहीं होगा, जैसे 4 का स्क्वायर रूट 2 हुआ हमारा, 2 का स्क्वायर रूट 1.414 हुआ। तो इस तरीके से ये वैल्यूज़ को मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हमारे रिटर्न करते हैं जो कि ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट में या नोड.जेएस में अवेलेबल हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर बेसिकली कंपेयर करेंगे हमारी दो वैल्यूज़ को। तो इस केस में जैसे हमारी ए और बी, ए हमारा 5 है और बी हमारा 8 है। तो अब हम यहाँ पे ए, ये साइन ए इज़ ग्रेटर देन बी, तो ये हमें रिटर्न करेगा ट्रू, नो, ए इज़ लेस देन बी, सो फॉल्स रिटर्न करेगा। इस वाले कंसोल में क्या आउटपुट आएगा, बी इज़ ग्रेटर देन ए, ट्रू। इस ऑपरेटर में क्या आएगा हमारा, ए इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, फॉल्स। इसमें बी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू बी, इसमें आएगा ट्रू। यहाँ पे वैल्यू ए नॉट इक्वल टू बी, ट्रू, और ए डबल इक्वल्स टू बी, फॉल्स। यहाँ पे एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, तो बहुत एक ही और 10 चीज़ मैं यहाँ पे आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा कि लेट्स से इस केस में ये स्मॉल केस होगा, इस केस में भी वैल्यू फॉल्स आएगी। बट यहाँ पे इसके और इसमें अगर आप डिफरेंस देखिए तो यहाँ पे डबल इक्वल्स टू है और यहाँ ट्रिपल इक्वल्स टू है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा नोटिस करने वाली बात है कि यहाँ पे हमारी सिर्फ वैल्यू कंपेयर होती है। यानी कि लेट से अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक टाइम के लिए इसको बी कर दिया मैंने, तो यहाँ पे अब आप ये देख सकते हैं कि ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 5 है। तो इस केस में तो वैल्यू और ये बी को मैंने इस तरीके से लिख दिया, एक 5 उनकी एक स्ट्रिंग लेगी। इस केस में तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, बट इस केस में फॉल्स रिटर्न करेगा क्योंकि यहाँ पे वैल्यू के साथ उसका टाइप भी कंपेयर होता है। तो जैसे कि अब आप ये देख सकते हैं कि प्योर न्यूमेरिक वैल्यू है, बी दो ये एक स्ट्रिंग टाइप है जिसकी वैल्यू जिसके अंदर हमने 5 डिफाइन कर रखा है, बट ये एक स्ट्रिंग टाइप है, कॉल टाइप इसका स्ट्रिंग टाइप है।
तो ये इस कंडीशन में फेल हो जाएगी, यानी कि फॉल्स रिटर्न करेगी। तो मैं यहाँ पे आप लोग जावा स्क्रिप्ट में अक्सर जो है हम टाइप भी चेक कराते हैं। तो इट्स अ बेस्ट एंड जनरल प्रैक्टिस कि जब भी आप वैल्यू कंपेयर करिए हमेशा उसकी टाइप को भी कंपेयर कर लीजिए, ताकि आपको पता चले कि सेम डेटा टाइप आ रहा है। सो आई होप दिस थिंग इज कंपैरिजन ऑपरेटर्स इज क्लियर टू यू नाउ। यहाँ पे मैं इसको फिर से रीडू अनडू कर देता हूँ, इसकी प्रीवियस स्टेट पे ले आता हूँ। तो अब मुझे लगता है कि यहाँ पे अब आप लोगों को ये चीज़ एकदम क्लियर हो गई होंगी कि किस तरीके से हम वैल्यूज़ को यहाँ पे हम कंपेयर कर सकते हैं जावा स्क्रिप्ट में। सो अब मुझे लगता है नेक्स्ट स्लाइड पे चलना चाहिए, यानी कि लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स बेसिकली क्या होते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर्स, अगर आप लोगों ने गेट्स पढ़े हो, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, तो बेसिकली कंप्यूटर्स में या स्विचिंग थ्योरी में अगर आप लोगों ने एडवांस टेक्निकल कोर्सेज लिए हों तो आप लोगों को मुझे लगता है ये गेट्स क्या होते हैं ये पता होंगे। तो अब आप इनको इसी तरीके से समझ सकते हैं कि ये ट्रू और फॉल्स में ही रिटर्न करते हैं, या तो इनकी वैल्यू ट्रू होगी या फॉल्स होगी। जैसे कि इस केस में मैं आता हूँ तो यहाँ पे a इज़ ग्रेटर देन b, तो ये कंडीशन फॉल्स है हमारी, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा हमारा यहाँ पे। a इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू b, इस केस में भी कंडीशन फॉल्स है, बट क्योंकि इसके साथ नॉट लग गया तो ये फॉल्स को ट्रू कर देगा। तो इस केस में हमें जो आंसर रिटर्न होगा वो ट्रू रिटर्न होगा। यहाँ पे a इक्वल्स टू b, तो यहाँ पे कंडीशन क्या a b के बराबर है? तो डेफिनेटली नहीं है। और कंडीशन, तो वो नेक्स्ट कंडीशन को चेक करेगा कि क्या a इससे बड़ा है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारे पास फॉल्स प्लस फॉल्स इक्वल्स टू फॉल्स। इस तरीके से हमें आउटपुट लॉजिकल और ऑपरेशंस को हम परफॉर्म कर सकते हैं नोड.js या जावास्क्रिप्ट के अंदर, जिसे हम यूज़ कर सकते हैं। सो नेक्स्ट नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज़ आइटरेशंस। आइटरेशंस बेसिकली आप लोगों को पता होंगे क्या होते हैं। किसी चीज़ पे अगर हम रिपीटेडली आइटरेट करना चाहिए, यानी हमारे पास एक डेटा है, फॉर एग्जांपल इन जनरल जैसे कि हम दो चीज़ें यूज़ करते हैं आइटरेशंस के लिए, एक फॉर यूज़ करते हैं, हम वाइल यूज़ करते हैं। ये बहुत ही कॉमन है आइटरेशंस करने के लिए। हम डू वाइल भी कर सकते हैं और हम फॉर ईच भी जावास्क्रिप्ट में हम यूज़ कर सकते हैं आइटरेशंस के लिए, बट यहाँ पे हम सिर्फ लिमिटेड पढ़ते हैं क्योंकि ये बेसिक्स है। तो यहाँ पे अभी हम सिर्फ फॉर और वाइल के लिए बात करेंगे। फॉर में हमारी जनरली तीन चीज़ें होती हैं। पहला एक इनिशियलाइजेशन होता है कि हम वैल्यू को किससे इनिशियलाइज करते हैं, दूसरा हमारी कंडीशन लगती है, और तीसरा जो इस वैल्यू की है ये इंक्रीमेंट होगी या डिक्रीमेंट होगी, इसको क्या होगा हमें ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, वो हम तीसरी कंडीशन में देंगे और इसके अंदर हम एक्शंस को परफॉर्म करेंगे। तो अब मुझे लगता है कि आपको आइटरेशंस भी समझ में आ गए होंगे। ये जनरल प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स हैं। सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। सिर्फ एक टच देने के लिए मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अब जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, एक फॉर लूप होता है, एक वाइल लूप होता है हमारा। तो यहाँ पे एक वाइल को मैंने एक एग्जांपल के तौर पे दिखाया कि ये नंबर्स, ये प्रोग्राम आपको 1 to 10 तक के नंबर्स, बल्कि 0 से 9 तक के नंबर्स प्रिंट कर देगा। क्यों 0 से 9 करेगा? क्योंकि हमारा 0 से इनिशियलाइज हो रही है और ग्रेटर देन 10, जब तक कि उसका नंबर लेस देन होगा तब तक ये चलेगा।
अगर हमारा इक्वल्स टू लगता है यहाँ पे तो ये 10 0 से 10 प्रिंट करता, लेकिन क्योंकि यहाँ इक्वल्स टू का साइन नहीं है तो 0 to 9 ही नंबर प्रिंट करेगा। सो आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू नाउ, फॉर लूप एंड वाइल लूप। अब हम एरेज को देखते हैं। जो हमने सबसे पहले देखा था डेटा टाइप, हमारा एक एरे डेटा टाइप था। एरेज बेसिकली जैसे कि वहाँ पे भी मैंने आपको बताया था कि मल्टीपल टाइप्स के लोग उसका हम एलोकेशंस कर सकते हैं। ये एक ब्लैंक एरे हमने यहाँ पे डिफ़ाइन कर दी, इसे हमने ऑब्जेक्ट टाइप में हमने डिफ़ाइन करा, और यहाँ पे हमने एक एरे ही डिफ़ाइन कर दी जो एक ही तरीके की वैल्यूज़ को कंटेन की है। इस केस में 3 5 12 8 7। इस तरीके से हम एरेज का डिक्लेरेशन करते हैं। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे इंसल्टिंग ऑफ द डेटा, कि हम किस तरीके से इंसल्ट करा सकते हैं डेटा को। पिछली स्लाइड में हमने बनाया एरे को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं या किस तरीके से हम इनिशियलाइज करते हैं, यहाँ पे हमने ये देखा। अब मान लीजिए अगर हमें इसी में ही एक ब्लैंक एरे है, उसमें हमें कुछ वैल्यूज़ को फिल कराना है, तो ये हम कैसे कराएंगे। सो आफ्टर क्रिएटिंग एन एरे ऑब्जेक्ट वी कैन इंसल्ट डेटा, use square bracket with index if you want to assign the value. You can also use the push function to insert data. जनरली हमारे पास एरे में वैल्यूज़ को पुश कराने के दो मेथड होते हैं, या तो हम स्क्वायर ब्रैकेट में इंडेक्स हम पास करा दें और उसकी वैल्यू को हम डिफ़ाइन करा दें, या फिर हम एक पुश करा दें किसी एक एरे में वैल्यू को। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं एक बहुत ही बेसिक सा एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल लेना चाहूँगा कि अगर हमारे पास एरे है, मान लीजिए लेट्स से वेर एरे इक्वल्स टू 2, ये एक ब्लैंक एरे। अब मुझे इसमें एक वैल्यू को इंसर्ट कराना है, तो मैं इसको इस तरीके से कर देता हूँ एरे तो यहाँ पे अब आप ये देख सकते हैं कि मैंने एक पर्टिकुलर एरे में मैंने 2 वैल्यूज़ को डाल दिया। तो जब आप इसको प्रिंट कराओगे तो आपके पास आउटपुट कुछ इस तरीके का आएगा, 45,67। इस तरीके की आपको एरे रिटर्न हो जाएगी अगर आप स्क्वायर मेथड से डेटा को इंसल्ट कराते हो। अगर आप अब हम यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल में हम देखेंगे पुश का केस क्या है, हम पुश को कैसे यूज़ कर सकते हैं। इस केस में मान लीजिए मेरे पास वेयर इस तरीके से। अब मुझे इसके बाद मुझे 30 वैल्यू एक और इसी एरे में इंसर्ट करानी। तो या तो हम इसको, एक तरीका है जो जैसे हमने पिछला तरीका देखा कि हम इसको करा दें और जब हम इसको कंसोल कराएंगे तो हमारे पास रिटर्न डेट आएगा 67 और 38। या फिर हम पुश का यूज़ कर सकते हैं, यानी कि myAir.push, पुश में हमने वैल्यू 30 डाल दी। इस तरीके से हम डेटा को इंसर्ट कराते हैं किसी भी एक एरे में।
सो आई होप आपको एरे डिक्लेरेशन, इस 3 तरीके से हम एरे को डिक्लेयर कर सकते हैं। इस तरीके से हम डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं किसी भी एक एरे में। अब हम देखते हैं कि अगर हम डेटा को, अगर हमें अपडेट करना हो किसी भी एक एरे में, तो हम अपडेट कैसे कर सकते हैं। जैसे कि टू अपडेट एन आइटम ऑफ एरे यू कैन यूज स्क्वायर विद डेटा इंडेक्स एंड जस्ट असाइन अ न्यू वैल्यू। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमने आपको दिखाया कि हमारे पास, मान लीजिए किसी एक एग्ज़ाम्पल में हमारे पास एक वैल्यू थी, लेट्स से हमारे पास एक वैल्यू थी, हमारे पास एक वेर की एक वैल्यू थी हमारे पास, मान लीजिए। तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि हमने फॉर एग्ज़ाम्पल वेर माई वेर इक्वल टू एक सब्जेक्ट्स के मार्क्स के, मान लीजिए 3 सब्जेक्ट थे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, उसमें मैंने 23, 34, 45 आउट ऑफ 50 मैंने वैल्यूज़ को स्टोर करना है। अब मुझे 23 को 36 करना है या 23 को 36 करना है, तो मैं किस तरीके से कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे सिंपल सा, अगर इस तरीके से करा, अब मैं अगर कंसोल डॉट लॉग माई कराऊंगा, तो मुझे जो एरे रिटर्न होगा वो कुछ इस तरीके का हो जाएगा। सो आई होप आपको अब किस तरीके से अपडेट कर सकते हैं। वैल्यू की अपडेशन भी अब आप लोगों को क्लियर हो गई कि किस तरीके से हम वैल्यू को अपडेट कर पाएंगे। इस इंट्रोडक्टरी कोर्स में हमने सिर्फ बहुत ही बेसिक से चीज़ों को हम पढ़ रहे हैं, जो अगर आप थोड़ा भी अपने भी लेवल से आप एफर्ट करें तो आपको बहुत आराम से समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से चीज़ें वो हम ये प्योर जावास्क्रिप्ट है। अभी हमने कोई भी ऐसी फैंसी चीज़ नहीं पढ़ी है। हमने पढ़ा कि कैसे हम उसको डिफ़ाइन करते हैं, एरे को हम किस तरीके से एक्सेस करते हैं और किस तरीके से हम अपडेट कर सकते हैं उसको। लास्ट है कि अब हम, मान लीजिए हमें रिमूव करना हो किसी डेटा को, सो यू कैन यूज़ द पॉप फंक्शन टू रिमूव डेटा फ्रॉम द एरे। इफ़ यू वांट टू रिमूव डेटा बाय स्पेसिफिक इंडेक्स देन यू कैन यूज़ द स्प्लाइस फंक्शन। बेसिकली ये भी सिंपल जावास्क्रिप्ट है। इसमें हम पॉप का यूज़ करेंगे किसी भी, अगर हमें एलिमेंट को हटाना है, अगर हमें एक पर्टिकुलर लोकेशन से हटाना है, एक पर्टिकुलर इंडेक्स है, जैसे कि हमारा 0th इंडेक्स होता है, 1 इंडेक्स होता है। एक चीज़ और है कि एरेज हमेशा जो है, जावास्क्रिप्ट की एरेज हमेशा वो 0 इंडेक्स से चालू होती है, यानी कि 2 आइटम्स पढ़ें तो वो 0 1 होगा, ना कि 1 2। तो अगर यहाँ पे हमें एक पर्टिकुलर इंडेक्स से हटाना है तो हम स्प्लाइस को यूज़ करेंगे। अगर हमें सिर्फ एंड से हटाना है तो हम पॉप मेथड का यूज़ करेंगे, और वो लास्ट को, जो भी लास्ट इंसल्टेड हमारी वैल्यू होगी उसको पॉप कर देगी, यानी कि रिमूव कर देगी। सो आई होप एरे की एक्सेसिंग, एरे का डिक्लेरेशन, एरे का अपडेशन और एरे का रिमूवल, ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा काम जनरली Node.js या जावास्क्रिप्ट में हम एरे से करते हैं या ऑब्जेक्ट से करते हैं। ये और एक जेसन टाइप का डेटा होता है, जिसे अब हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ जेसन। इसे हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट में। सो एरेज आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाने चाहिए कि एरेज बेसिकली क्या होते हैं, किस तरीके से हम एरेज को डिफ़ाइन कर सकते हैं, किस तरीके से हम एरे के नेमिंग करते हैं, किस तरीके का हमारा क्या कन्वेंशन है। मैंने बताया जावास्क्रिप्ट में जनरली हम वेरिएबल्स का नेम कैमल केसेस में रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को आनी चाहिए। सो नाउ फ्रेंड्स, मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ जेसन। JSON is a lightweight Java interchange format
Node.js supports JSON object for data communication. ये बहुत ही अगर आपको पता हो कि JSON एक तरीके का डेटा इंटरचेंज फॉर्मेट है। दो तरीके के और भी होते हैं बेसिकली, जो सबसे ज़्यादा स्टैंडर्ड हैं यूसेज वाले होते हैं। एक XML फॉर्मेट होता है और एक दूसरा JSON फॉर्मेट होता है। JSON फॉर्मेट अब बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गया है, क्योंकि XML में हमें बहुत मल्टीपल लेवल के हमें जो है एक तो बहुत नोड हमारी क्रिएट हो जाती थी, तो वो काफ़ी रिडंडेंट डेटा होता था। हमें फिर उसके अंदर भी हमें कुछ एट्रीब्यूट्स वगैरह डिफ़ाइन करने पड़ते थे। हमें पूरी की पूरी एक XML एक ट्री बन जाता था, उसको पास करना पड़ता था। बट जावा जब से जेसन आया है, मोस्ट ऑफ द कंपनीज एंड मोस्ट ऑफ द products are using this particular format for data interchange, for data communication. So Node.js भी JSON ऑब्जेक्ट्स को सपोर्ट करती है डेटा कम्युनिकेशन के लिए। सो अब हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में कि हम JSON ऑब्जेक्ट क्रिएट कैसे कर सकते हैं, कि हाउ वी कैन क्रिएट a JSON object. A JSON object in Node.js uses curly braces syntax to declare the JSON data type. For instance, we have a JSON object called customer. This object has the attribute name, email, age and registered date. तो जैसा कि हमने अगर आपको याद हो तो मैंने जो वेरिएबल्स वाला आपको बताया था, वहाँ एक सबसे लास्ट वाला एक मैंने आपको बताया था कि हम किस तरीके से डेटा को डिक्लेयर कर सकते हैं। ये यहाँ अगर आप देखें तो मैंने ये एक जेसन ऑब्जेक्ट मैंने बनाया है। मैंने उस समय बहुत ज़्यादा डिटेलिंग इसकी नहीं दी थी, क्योंकि इसको ऐसा सेपरेट चैप्टर मैंने इंट्रोड्यूस किया। हम एरेज से अब फेमिलियर हो चुके हैं। अब लास्ट जो हमारा टारगेट है वो है जेसन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे प्लीज़ बहुत ध्यान से इस चैप्टर को समझिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। जेसन ऑब्जेक्ट्स, हम किस तरीके से जेसन ऑब्जेक्ट्स को हम हैंडल करते हैं अपने Node.js में, या फिर ये जावास्क्रिप्ट में भी बहुत ज़्यादा ये टर्मिनोलॉजी जेसन ऑब्जेक्ट्स की यूज़ होती है। तो यहाँ पे प्लीज़ बहुत ध्यान से इसको देखिए कि जेसन ऑब्जेक्ट्स किस तरीके से होते हैं। अब मुझे लगता है ये आप लोगों को बहुत क्लियर हो गया होगा। फॉर इंस्टेंस वी हैव अ जेसन ऑब्जेक्ट कॉल्ड कस्टमर। यहाँ पे मैंने एज एन एग्जांपल एक कस्टमर टाइप का जेसन ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, जिसके कुछ सेट्स ऑफ एट्रीब्यूट हैं, जैसे नेम, ईमेल, एज और रजिस्टर्ड डेट। कुछ ये तीन तुम जो है वो प्रीवियस एग्जांपल से मैंने लिए। एक रजिस्टर्ड डेट है कस्टमर की, क्योंकि डेट बात कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पे हम देखें हम किस तरीके से जेसन ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको वहाँ पे पहले एग्जांपल में बता दिया। तो मुझे लग रहा है अब आप इस चीज़ से काफ़ी फेमिलियर हो गए होंगे कि बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। बस हमें करली ब्रेसेस नेम माइकल जेड, टेस्ट जेड और वॉट एवर यू वांट, michael@email.com, एज 35, रजिस्टर्ड डेट, न्यू डेट। ये आप लोगों को पता ही होगा। ये करंट का टाइम स्टैम्प, हमें करंट की डेट बेसिकली हमें रिटर्न कर देती है कि क्या डेट है इस समय। तो आई होप ये एक जावास्क्रिप्ट का ही सिंटेक्स है डेट्स के लिए। आई थिंक इसमें तो आप लोगों को कोई इशू नहीं होना चाहिए। ये जो न्यू डेट ऑब्जेक्ट है, ये हमारा एक तरीके का ऑब्जेक्ट हमें रिटर्न करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ वो जो इस तरीके का होगा, डेट एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा, थर्सडे IST, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हमें देता है। तो ये एक सिंपल जावास्क्रिप्ट का है, बट यू शुड नो दीज थिंग्स वन बिकॉज यू आर डीलिंग विद जावास्क्रिप्ट। तो साइड बाय साइड आपको जावास्क्रिप्ट भी आनी चाहिए। इधर ये बहुत ही सिंपल तरीके का था। यहाँ पे मैंने थोड़ा और उसको बताया है कि सिर्फ एक जेसन अपने अंदर एक और जेसन डेटा को भी इंसर्ट कर सकती है। ये नहीं है कि एक जेसन है। उसके बाद यानी कि अगर हम मान लीजिए और सिटीज़ होता हमारे पास, ये अपने आप में भी एक और जेसन हो सकती थी। सो मल्टीपल तरीके से हम इसको मल्टीपल
जेसन हम एक दूसरे के अंदर डाल सकते हैं। ये एड्रेस नहीं बल्कि एक तरीके का मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से एक हॉबीज़ नाम की भी होती है जो एक एरे टाइप का डेटा को अब स्टोर करती है। तो इस तरीके से भी हम जेसन डेटा को डिस्प्ले करा सकते हैं, जेसन डेटा को हम क्रिएट कर सकते हैं। तो आई होप जेसन डेटा का क्रिएशन अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम जेसन के डेटा को क्रिएट कर सकते हैं। डिस्प्ले कराना हो, डिस्प्लेइंग डेटा आफ्टर यू हैव क्रिएटेड द जेसन ऑब्जेक्ट यूज console.log टू सी योर ऑब्जेक्ट। console.log हम सिंपल सा, क्योंकि हमने कस्टमर में हमने डिफ़ाइन किया था। अब अगर हमें अपने टर्मिनल में देखना हो कि कस्टमर क्या वैल्यू होल्ड करता है, डिस्प्ले कराना हो, तो हम console.log कस्टमर करा देंगे और ये एज इट इज़ ही पूरा हमें जो है डेटा यहाँ से यहाँ तक के प्रिंट करके दे देगा। So I hope displaying the data is also clear to you now. Another thing is accessing the data. As we know, console.log can display all JSON attributes. If you want to get a specific attribute of a JSON object, then you can call the attribute name directly. For instance, we can use the customer object and display name, age and registered date. तो आप यहाँ पे सिर्फ अगर आप देखने वाली बात ये है, so in accessing data, as you know, console.log can display all JSON attributes. If you want to get a specific attribute of a JSON object, then you can call the attribute name directly. For instance, we can use the customer object and display name, email, age and registered date. तो अब आप ये देख सकते हैं कि हमने जनरली अगर हमें एक्सेस किसी एक जेसन ऑब्जेक्ट को करना हो तो मोस्ट ऑफ द केसेस हम उस वेरिएबल का नाम डॉट प्रॉपर्टी का नेम जिसे हमें एक्सेस करना हम यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर हमें ये एग्जांपल देखिए, हमारा कस्टमर का नेम और डॉट नेम हमने उसको एक्सेस कर लिया। ईमेल है तो हमारा ईमेल है, डॉट से हमने एक्सेस कर लिया। एज है तो हमने डॉट से एक्सेस कर लिया। रजिस्टर्ड डेट है तो कस्टमर डॉट रजिस्टर्ड डेट। अगर हमें फर्दर इसके अंदर हमारी एक जेसन के अंदर एक और जेसन होती है, हमें पार्स करना होता तो वो हम उसमें XYZ फॉर एग्जांपल मान लीजिए एज के बाद XYZ नाम से एक और थी, उसके अंदर की एक और ऑब्जेक्ट था जो कि टॉप नाम से था। इस तरीके से डॉट डॉट करके हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो काफ़ी इजी हो जाता है हमें जेसन में डेटा को स्टोर कराना, एक्सेस करना। अब ये देख सकते हैं XML होता तो हमें बार बार नोड्स में हमें ट्रैवर्स करना पड़ता, बट यहाँ पे हमें सिंपल डॉट से ही हम एक्सेस कर ले रहे हैं। अगर हमें एडिटिंग करनी हो मान लीजिए किसी डेटा की, जैसे इस में ही है, मैंने एक माई जेसन नाम से एक वेरिएबल लिया, एक जेसन ऑब्जेक्ट लिया है जिसकी ID 2 है, नेम जैक्सन है, ईमेल है test@testhost.com। अब मैंने इसको कंसोल कराया तो ये एज इट इज़ इसने हम मुझे जेसन ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दिया। अब मुझे मान लीजिए इसमें कंट्री नाम से एक और प्रॉपर्टी जोड़नी है, तो मैंने माई जेसन में जाके कंट्री, जैसा कि हमने एरे में हम ज्वाइन कर देते हैं एक स्क्वायर ब्रैकेट और इंडेक्स हम डिफाइन कर देते हैं। यहाँ पे इंडेक्स हमारा कंट्री है, इसका जर्मनी। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से अगर हम कंसोल कराएंगे तो ये हमें कुछ इस तरीके की दिखेगी कि कंट्री और जर्मनी। सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू नाउ कि हाउ वी कैन एडिट इस वे, हाउ वी कैन एडिट ए जेसन। तो मुझे लगता है कि अब आप लोगों को एग्जाम्पल भी समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम जेसन को एडिट कर सकते हैं। अब मान लीजिए इन केस मुझे इसको एडिट करना हो तो अब आप ये देख सकते हैं मैंने कस्टमर डॉट ईमेल, हम इसको या तो ईमेल डॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स में। अगर हम स्क्वायर ब्रैकेट से करेंगे क्योंकि
जिस डेटा टाइप का, जैसे यहाँ पे ईमेल हमारा एक स्ट्रिंग टाइप से था तो हमने यहाँ पे हमें डिफाइन करना पड़ेगा। सो इन जनरल हम इसको डॉट से ही रिप्रेजेंट कर देते हैं, क्योंकि तब हमें स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं लगाने पड़ते, हमें एक्स्ट्रा कोट नहीं डिफाइन करने पड़ते हैं। तो आपने यहाँ पे देखा कि किस तरीके से हम जेसन को एडिट कर सकते हैं। जेसन एरे, नाउ वी वांट टू कंबाइन द जेसन एंड कलेक्शन। दिस मीन्स वी क्रिएट अ कलेक्शन ऑफ जेसन ऑब्जेक्ट्स टू इलस्ट्रेट द जेसन एरे। We create a product transaction object is consist of transaction information and a list of purchase product। ये बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, मैं आपको ऑलरेडी डिफाइन भी कर चुका हूँ, बट जस्ट फॉर द सेक एंड जस्ट फॉर द कंप्लीशन यहाँ पे मैंने यहाँ पे आपको मेंशन कर दिया है कि प्रोडक्ट ट्रांजैक्शन नाम के मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसमें आईडी डिफाइन कर दी, यूज़र ट्रांजैक्शन की डेट मैंने डाल दी है, मान लीजिए करंट डेट है। फिर एक डिटेल्स मैंने ली, डिटेल्स हमारी एक एरे है जिसके अंदर खुद ये सिंपल एरे ना हो के एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं। अब मान लीजिए मुझे इसमें से वैल्यू को फेच कराना, तो हम किस तरीके से करेंगे। सो लेट्स सी, अगर मुझे प्रोडक्ट ट्रांजैक्शन डॉट आई डी ये चीज़ मुझे रिटर्न करेगी, प्रोडक्ट ट्रांजैक्शन डॉट आई डी यानी कि 2, प्रोडक्ट ट्रांजैक्शन डॉट यूज़र, प्रोडक्ट ट्रांजैक्शन डॉट यूज़र ये अगस्त मुझे रिटर्न करेगा। अब ट्रांजैक्शन डेट, प्रोडक्ट डॉट ट्रांजैक्शन डेट, अब आप समझ ही गए होंगे कि प्रोडक्ट ट्रांजैक्शन डॉट ट्रांजैक्शन डेट मुझे 9, अगर ये डेट डॉट 9 होता तो ये आज की डेटा ऑब्जेक्ट मुझे रिटर्न कर देता। फिर डिटेल्स, प्रोडक्ट डॉट डिटेल्स ये मुझे पूरी की पूरी एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स रिटर्न कर देगी, जिसके ऊपर अगर हम फिर फर्दर कोई चीज़ क्वेरी लगाना चाहें तो हम लगा सकते हैं। ये सबसे बहुत ही इम्पोर्टेंट थी, 2 चीज़ें इसकी बहुत इम्पोर्टेंट थी आप लोगों को। आप देखा, अगर मैं फर्दर इस ऑब्जेक्ट को करना चाहता, मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल इसने मुझे एक एरे रिटर्न करा, मुझे ये नेम लेना है, तो इस एग्ज़ाम्पल में बहुत ईज़िली अब अगर आप देख सकते हो कि डॉट प्रोडक्ट डॉट ट्रांजैक्शन डिटेल्स को मैं कुछ इस तरीके से भी ले सकता हूँ। इसके 0th इंडेक्स पे डॉट नेम, ये आउटपुट कर देगा मुझे